बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान अफजल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश। मैं आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर्स के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूं। आज हम जो है वो जिस टॉपिक पर बात करेंगे ये लेक्चर नंबर 2 होगा और हम बात करेंगे वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर। तो चलें आए आज का लेक्चर हम पढ़ते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ऊपर। ये जो मेन वर्ब होता है इसकी फॉर्म्स होती हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ आप कह सकते हैं इसकी शक्लें जो जुमलों में यूज़ होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अभी तक पढ़ा होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म, इस तरह से उन फॉर्म्स को पढ़ा है। हम यहाँ पे उनका जिक्र करते हैं, मैं ग्रामेटिकली भी उनके नाम लिखूँगा। सबसे पहले इसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, ग्रामेटिकली इसको कहा जाता है प्रेजेंट फॉर्म। अगर कोई पूछ ले कि इसका ग्रामेटिकल नेम क्या है, प्रेजेंट फॉर्म होती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई सा भी वर्ब आप ले सकते हैं, जैसे कि गो है, ठीक है, या कोई और वर्ब आप ले लें, जैसे कि कोई भी अभी हमने लिखा था ईट है, या अभी हमने लिखा था कि राइट है, सारे एक जैसे आगे, बल्कि और एक दिख वॉक है। ये हमने 3 वर्ब्स, ये सारे इसकी प्रेजेंट फॉर्म्स हैं। इसके साथ ही एक और फॉर्म होती है, उसको अलग फॉर्म भी कहते हैं, मिक्सअप भी किया है, उसको हम कहते हैं एस फॉर्म। इसकी भी मैं बात करता हूँ, जैसे कि गो की होती है गोस, ईट की ईट्स, वॉक की वॉक्स, यानी आमतौर पर पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है तो वो एस फॉर्म तश्कील पाती है। इसके बाद फिर है, इसको वैसे मुझे एंड पे ले जाना चाहिए था, चले इसको 5th पे लिखता हूँ, एंड पे। सेकंड फॉर्म होती है, इसको आप तो आमतौर पर आप सेकंड फॉर्म कहते हैं, जिसको अगर कोई ग्रामेटिकली पूछे तो उसे कहेंगे पास्ट फॉर्म है। इसका नाम होता है पास्ट फॉर्म। जैसे कि गो की है वेंट, ईट की है एट, और वॉक की है वॉक्ड। ऐसे फिर थर्ड फॉर्म, जिसको जो है वो अगर आप ग्रामेटिकली कोई पूछे तो उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको हम बाद के लेक्चर्स में इसके ऊपर पूरा लेक्चर होगा। पास्ट पार्टिसिपल अगर कोई पूछ ले, थर्ड फॉर्म को ग्रामेटिकली कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि गो की होती है गॉन, ईट की होती है ईटन, और वॉक की होती है वॉक्ड। फिर है फोर्थ फॉर्म, जिसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं हम लोग। आईएनजी फॉर्म ग्रामेटिकली कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट की बजाय करेंगे प्रेजेंट और आगे वही पार्टिसिपल। जैसे कि गो की होती है गोइंग, आईएनजी लगाते हैं पहली फॉर्म के, ईट की ईटिंग, और वॉक की वॉकिंग। अब अगर आप गौर करें तो ये हमने जो फॉर्म यूज़ करनी वो यही फॉर्म यूज़ करनी। आमतौर पर ग्रामेरियंस कहते हैं 4 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। कुछ लोग कहते हैं, मतलब ग्रामर्स में अलग से लिखा हुआ है, लेकिन कहते हैं कि एस फॉर्म भी एक 5वीं फॉर्म के तौर पर है। लेकिन ये कुछ कहते हैं कि नहीं, ये प्रेजेंट फॉर्म और ये एस फॉर्म एक ही है, तो और वाकईतन ये एक ही, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म, जहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करते हैं वहीं पर अब एस फॉर्म यूज़ करते हैं। वो सिर्फ जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वजह से चेंज होता है, यानी कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो उसके साथ आप एस फॉर्म लगाते हैं, और कुछ जो है वो सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो उनके साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इनका यूज़ एक है, सो दैट्स वाई हम इसको एक ही फॉर्म कंसीडर करेंगे, वो प्रेजेंट फॉर्म हो या वो एस फॉर्म। अब यहाँ एक पॉइंट और बड़ा अहम है, वो ये देखिए, मैंने अगर आप इसके नाम पर गौर कर लेना तो आपको इनका यूज़ बड़े हद तक समझ आता है। प्रेजेंट फॉर्म, इट मीन्स इट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। जब भी आप प्रेजेंट का टेंस लिखेंगे, प्रेजेंट में कोई सेंटेंस या जुमला लिखेंगे, उसमें प्रेजेंट फॉर्म होना ज़रूरी है। अगर प्रेजेंट फॉर्म नहीं है तो वो जुमला प्रेजेंट का नहीं हो सकता, किसी न किसी शक्ल में होगी। प्रेजेंट फॉर्म होना ज़रूरी है। अगर प्रेजेंट फॉर्म नहीं है, चाहे वो प्रेजेंट फॉर्म मेन वर्ब की हो, चाहे वो प्रेजेंट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब की हो, होगी ज़रूर जब प्रेजेंट का सेंटेंस होगा एक। फिर आगे पास्ट यानी सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट फॉर्म, इसका नाम ही पास्ट फॉर्म है, तो क्या मतलब है, किस में यूज होगी, पास्ट टेंस में। सो जब भी पास्ट का जुमला होगा, किसी भी टेंस का हो, कोई भी पास्ट का सेंटेंस हो, उसमें पास्ट फॉर्म का होना लाजमी है, तो ये यूज ही पास्ट में होगी। फिर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है,
ये आमतौर पर हम लोग यूज़ करते हैं इसको कंप्लीशन के लिए, परफेक्ट टेंसेस में आती है, कंप्लीशमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके कुछ और भी यूजेस है, वो भी बात की जाएगी। फिर जो है वो प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आमतौर पर कंटिन्यूस के लिए यूज़ होती है, यानी जो कंटिन्यूस का टेंस होगा उसमें आईएनजी फॉर्म ज़रूरी है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में है या मेन वर्ब की फॉर्म में। हेल्प, जब तक आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी तो कंटिन्यूस का टेंस नहीं बन सकता। सो एक तरह से आप कह लें कंटिन्यूस के तमाम सेंटेंसेस में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, परफेक्ट के तमाम में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट में पास्ट फॉर्म, और प्रेजेंट के टेंसेस में प्रेजेंट यानी एस फॉर्म, इन फॉर्म्स का उनमें यूज़ किया जाएगा। फर्दर इसको हम बात करेंगे जब आगे हम लेके चलेंगे। बहरहाल जहाँ पर भी हमने यूज़ करनी होगी वर्ब की यही 4 फॉर्म यूज़ की जाएंगी, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्ट। यहाँ एक पॉइंट और भी वाजे कर देना जो है वो ज़रूरी मैं समझता हूँ, वो ये है, अगर आप देखें कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्म बनाने का अपना ही कुलिया और तरीका है, जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, वियर, वोर, वॉर्न। यानी ये सिस्टमेटिक नहीं है, कोई मेथड नहीं है, लेकिन कुछ का मेथड और सिस्टमेटिक है। जैसे आमतौर पर ऐसा होता है अंग्रेजी में कि वर्ब के एंड पे, फर्स्ट फॉर्म के एंड पे डी, ईडी और टी लगा देना तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे मैंने वॉक की एग्जांपल ली थी इसलिए मैंने उस वक्त वॉक लिखा, इसके साथ आपने ईडी लगाया वॉकड और ईडी लगाया वॉक थर्ड फॉर्म। ऐसे जैसे जो वो और आपको एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डिसाइड है उसके साथ डी लगता है, डिसाइडेड और डिसाइडेड। ऐसे जैसे ड्रीम है, टी ऐड होता है, ड्रेम्ट और ड्रेम्ट। यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तमाम वो वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सिर्फ डी, ईडी या टी लगाकर बनाई जा सके, इन्हें हम कहते हैं ये रेगुलर वर्ब है। ये वर्ब के काइंड होती है, याद रखना, रेगुलर वर्ब्स। इनको रेगुलर वर्ब्स भी कहा जाता है, इनको वीक वर्ब्स भी कहा जाता है, वीक वर्ब्स। So any verbs whose second or third form can be made by the addition of D, ED or T, such kind of verbs are known as regular because they have regular pattern. एक पैटर्न है उसी के तहत इनकी फॉर्म्स बनती। इसके बरक्स इस तरह के वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई नहीं जा सकती, जो है वो इस रेगुलर पैटर्न से, इसको लिए उनका एक अपना ही स्ट्रक्चर, अपना ही तरीका है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स, और उनको जो है वो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहते हैं। So any verbs whose second and third form cannot be made by the addition of D, ED or T, these are called irregular verbs or strong verbs. So जिनके साथ ED, D, ED और T लगाने से फॉर्म बनेगी रेगुलर और वीक वर्ब्स, जिनके साथ D, ED और T लगाने से फॉर्म नहीं बनेगी वो इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाएंगे। यहाँ जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, और अक्सर बच्चे गलती करते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिहाज से, जैसे अक्सर पेपर्स में आपने सेकंड फॉर्म, आपको पता है सेकंड फॉर्म लगेगी, लेकिन जनाब ने सेकंड फॉर्म गो की लगा दी, गोड। जैसे आज भी मैं एक पेपर चेक कर रहा था, वहां पे ब्रेक की सेकंड फॉर्म जो है वो ब्रेक्ड लिखी हुई थी, जबकि आपको पता है कि ब्रोक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन है। ऐसे ये गोड नहीं है, गो, वेंट है। तो पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां पर भी आपकी बुक में इर्रेगुलर वर्ब आए उसको अंडरलाइन करें, अपने टीचर से उसकी वर्ब फॉर्म पूछें या डिक्शनरी से चेक करें और उसको याद करें, बजाय इसके कि आप इस पैटर्न के झांसे में आके आपको आता दो और आप वहाँ पे गलत फॉर्म जो है वो ऐड कर दें। सो ये फॉर्म्स हमने वहाँ पे लगानी है। इसके बाद जो है वो हम आते हैं हेल्पिंग वर्ब की। सो ये आपने इतना ध्यान में रखना है कि मेन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, इनको आगे मज़ीद हम कैटेगराइज करते हैं या डिवाइड करते हैं इनको, हेल्पिंग वर्ब्स को 2 कैटेगरीज में। हेल्पिंग वर्ब्स में यहाँ पे HV से इसको रिप्रेजेंट करूँगा, A स्टैंड फॉर हेल्पिंग, V फॉर वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आर फर्दर सब कैटेगराइज्ड इनटू प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, एक और नाम भी मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब का होता है ऑक्सिलरी वर्ब, वो भी याद रखना मुश्किल है, बच्चे याद नहीं करते। ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स आर सब कैटेगराइज्ड इनटू प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और secondary helping verb. Secondary helping verbs are also called modal, and sometimes people pronounce it modal or modal. So these are the 2 categories of helping verbs.
प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, सेकेंडरी आर मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। अब ये होते क्या हैं, इनके ऊपर मैं ये लेक्चर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, इनकी वजाहत करके या एक्सप्लेन करके। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, पहली बात याद रखनी है अपने, 3 है सिर्फ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। पहला है बी, दूसरा है डू और तीसरा है हैव। ये 3 जो है वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं वो सेकेंडरी या मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है उसको समझाने के लिए पहले मैं ना कुछ आपको बातें बता दूं। पहली बात ये है कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना, इसका डुअल फंक्शन है। ये प्राइमरी है, बुनियादी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अहम है। क्यों? बिकॉज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कैन बी यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। दोबारा सुनिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कैन बी यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का डबल फंक्शन होता है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी आ सकता है और मेन वर्ब के तौर पर भी यूज हो सकता है। जबकि अगर आप देखें इसके बरक्स जो सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है, इट कैन ओनली बी यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब। ये पॉइंट ज़हन में रखना। सेकेंडरी सिर्फ मखसूस है हेल्पिंग वर्ब के लिए, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जुमले में आ सकता है। इट कैन नेवर बी यूज्ड एज ए मेन वर्ब। बट प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब have both functions. It can be used as a helping verb as well as main verb. आप चाहें तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज कर सकते हो और मेन वर्ब के, ये जुमले के आपके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो पहला फ़र्क, अगर कोई पूछे कि फ़र्क क्या, आप बताएंगे ये प्राइमरी इसलिए कि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के तौर पर यूज़ होता है। ये सेकेंडरी इसलिए कि ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आता है, मेन वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं होता। अब इसके बाद आपके जहन में ये सवाल उभरता होगा कि ये हेल्पिंग वर्ब और है तो हेल्पिंग वर्ब, नाम उसका हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑक्सिलरी है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये मेन वर्ब के तौर पर आ सकता है? और अगर ये आ सकता है तो ये क्यों नहीं आ सकता? रीज़न क्या है? तो इस रीज़न को समझने के लिए पहली बात ये ज़हन में रखिए, अभी मैंने कहा था मेन वर्ब की फॉर्म्स होती, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इनकी भी मेन वर्ब की तरह सारी फॉर्म्स हैं। मैंने ये जो लिखी है इनकी पहली फॉर्म है, ये बी, डू और हैव। अब बी की जो, अब आगे मैं इनकी फॉर्म्स मजीद एलेबोरेट करता हूं। बी, डू और हैव की, बी की पहली फॉर्म होती है बी, एम और आर, ये सारी बी की फॉर्म्स हैं। और बी की एस फॉर्म होती है इज बी की एस फॉर्म है, आप जानते हैं सिंगुलर के साथ यूज होती है। बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर, ये सेकंड फॉर्म है बी की। इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, इसकी आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। ये सारी बी की फॉर्म्स हैं, फर्स्ट एस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। उसके बाद आ गया डू। डू की पहली फॉर्म तो डू है, इसकी एस फॉर्म होती है डज, सेकंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म है डन और आईएनजी फॉर्म है डूइंग। इसके बाद आ गया फर्स्ट फॉर्म है, इसकी एस फॉर्म होती है हैज़, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड, इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड और आईएनजी फॉर्म हैविंग। अब अगर आप गौर करें तो मेन वर्ब की तरह सारी फॉर्म्स मौजूद हैं और इवन बी तो ऐसा यूनिक है कि अगर आप टोटल काउंट करें तो इसकी जो 8 फॉर्म्स बनती हैं, 4 में आगे 8 है, यानी इसकी पहली फॉर्म ही 3 है, फिर जो है वो सेकंड फॉर्म भी इसकी 2 है, तो टोटल 8 और है। ये है भी यूनिक बाकियों के लिहाज से। अब ज़रा देखिए ये, अब और जब ये टेबल बन गया, आप याद रखें इस टेबल में जितने आए हैं, क्योंकि ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म है, ये सारे के सारे प्राइमरी हैं। इनके अलावा जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि विल है, जैसे कि शेल है, जैसे कि कैन है, कुड है, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ought to, एटसेट्रा, ETC एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे, ये सारे सेकेंडरी में आते हैं, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में आते हैं। अब अगर आप गौर करें, इनकी मेन वर्ब की तरह सारी फॉर्म्स हैं। अब जितने सेकेंडरी लिखे इनमें से कुछ की सेकंड फॉर्म है, सिर्फ सेकंड, जैसे विल शेल दोनों की वुड होती है। बाज़ बच्चे ये भी समझते हैं कि विल की वुड होती है, शेल की शुड, ये गलत है, ऐसा नहीं है।
विल और शैल दोनों की सेकंड यानी पास्ट फॉर्म वुड है, दोनों की। उसके बाद कैन की एक पास्ट फॉर्म है, सिर्फ एक ही फॉर्म है यानी कुड। मे की माइट है। इवन इसमें अगर आप देखें शुड की एक ही फॉर्म है, इसकी सेकंड थर्ड कोई फॉर्म नहीं। मस्ट की एक है, ऑट टू की एक है, फिर नीड डेयर भी बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज है। सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो इनमें से कुछ की सेकंड फॉर्म है, कुछ की, लेकिन जो है वो मेन वर्ब की तरह सारी फॉर्म्स मौजूद नहीं है। अब इनका स्ट्रक्चर ही मेन वर्ब जैसा नहीं, फॉर्म्स ही नहीं है, तो इसका मतलब ये मेन वर्ब के तौर पर यूज भी, जबकि ये वाले मेन वर्ब की तरह की फॉर्म्स और स्ट्रक्चर रखते हैं, सो ये मेन वर्ब के तौर पर भी आ सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर वैसा है, फॉर्म सारी की सारी मौजूद है, इनमें वो स्ट्रक्चर और फॉर्म्स ही नहीं है, तो इनका फंक्शन भी, क्योंकि फंक्शन ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर। If a thing has this similar structure, then it can be used as a similar way. So इनका मेन वर्ब की तरह की सारी फॉर्म्स है, तो ये मेन वर्ब के तौर पर भी आता है और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी। इनकी मेन वर्ब की तरह सारी फॉर्म्स मौजूद नहीं है, तो दैट्स वाई ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएंगे और मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगे। अब अगर कोई ये पूछ ले कि प्राइमरी सेकेंडरी में फ़र्क क्या, जैसे मैंने कहा ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के तौर पर आते हैं। मेन वर्ब के तौर पर भी क्यों आ सकते हैं, क्योंकि मेन वर्ब की तरह सारी फॉर्म्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आते हैं, क्यों नहीं आ सकते मेन वर्ब के तौर पर, क्योंकि मेन वर्ब की तरह सारी की सारी इनकी फॉर्म्स मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जो एक और अहम पॉइंट जहाँ पे याद रखने वाला वो ये है, वो आपने ये जो बी वर्ब है ये बहुत अहम है इंग्लिश में। आप देखेंगे जितने भी पैसिव वॉइस है ना, पैसिव का सेंटेंस होता है, उसमें कुछ चीज़ें बुनियादी आप उसमें शफल करते हैं, जब उस पॉइंट पे पहुंचेंगे डिस्कस करेंगे कि आप सब्जेक्ट को शुरू से उठाकर एंड पे ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को जो है वो एंड से शुरू पे लेके आते हैं। कि ये एक्टिव और पैसिव में चेंज किया जाता है, एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस चेंज करते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाकियों में चेंज होता है एक्टिव में, लेकिन उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। फ़र्क कहाँ पर पड़ता है कि जब भी आप पैसिव बनाते हैं, पैसिव बनाते हुए बी की कोई ना कोई फॉर्म्स लाजमी तौर पर यूज़ होगी। जब तक आप बी की फॉर्म का एडिशन नहीं करेंगे तब तक, जैसे फ़र्ज़ करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, ही, अभी मैंने एग्जांपल लिखी, राइट्स अ लेटर। आपने इसका पैसिव बनाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ गया आ लेटर, उसके बाद आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज़, राइट की तो हम रिटन बाय हिम। आपने क्या किया कि पहले यहाँ पे जो वर्ब ये था, अब आपके पास वर्ब ये हुआ, आपने ऑब्जेक्ट शुरू में ले आए, सब्जेक्ट एंड पे चला गया, वर्ब की फॉर्म कौन सी आ गई, थर्ड। यहाँ पे इजाफा किस चीज़ का, वो इज़ का। अब गौर करें इज़ क्या है, बी की फॉर्म है। तो जो मेनली पैसिव को समझना बहुत आसान है, शफलिंग होगी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की, वर्ब की फॉर्म जो भी होगी आपने थर्ड लगा देनी है। द इम्पॉर्टेंट थिंग that you must keep in your mind that which form of the verb you have to add in that sentence. अब ये प्रेजेंट था तो आपने इज लगा दिया, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट होता हम वाज लगा देते। और अगर आप एक और छोटा सा पॉइंट गौर करें कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बी की फॉर्म कौन सी लगाई, प्रेजेंट फॉर्म, पहली फॉर्म इज लगाई। इज क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, तो मैंने प्रेजेंट फॉर्म लगाई। अगर फर्ज करें ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला होता, मैं लगाता वाज, तो कौन सी फॉर्म होती, पास्ट फॉर्म। अगर ये परफेक्ट का होता मैं लगाता बीन। तो इसका मतलब ये था कि जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रेजेंट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट टेंस में आएगी, पास्ट फॉर्म हमेशा पास्ट में यूज़ होगी, और पास्ट पार्टिसिपल उसमें परफेक्ट में आएगी, और ये कंटिन्यूस में आएगी। डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर, और मैंने कोशिश की है कि आपको बड़ी आसान अल्फाज में और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, ताकि हमारे अगले जो आने वाले लेक्चर्स भी आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत शुक्रिया।